नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि परागकण का जो निर्माण था वो कंप्लीट हो गया था। माइक्रोस्पोरेंजिया में परागकण जो है वो पूर्ण रूप से बन गए थे। अब हमको इस वीडियो में पढ़ना क्या है? परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन, जिसे इंग्लिश में हम डेhiscence ऑफ एंथर कहते हैं। तो इनका स्फुटन कैसे होता है, किस विधि के द्वारा होता है, कैसे कि स्फुटन होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखेंगे। देखिए, पहली बात तो हमको समझ लेना है कि डेhiscence ऑफ एंथर है क्या, परागकोश का स्फुटन है क्या। देखिए, जब कोई एंथर जो होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो उनसे परागकण का बाहर निकलना ही डेhiscence ऑफ एंथर कहलाता है, परागकोश का स्फुटन कहलाता है। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एंथर में मुख्य रूप से कितनी लेयर थी? 3 लेयर थी। एक था एंडोथीसियम, और दूसरा था मिडिल लेयर, और तीसरी लेयर थी टैप्टम लेयर। तो उसमें आपको बताया गया था कि मिडिल लेयर और जो टैप्टम लेयर थी वो नष्ट हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। वो नष्ट होकर क्या करती हैं? डेवलप हो रहे पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। तो जब 2 लेयर नष्ट हो गई और उनमें से एक लेयर बचती है जिसका नाम होता है इंडोथीसियम, जिसे क्या कहते हैं? इंडोथीसियम कहते हैं। इसी को हम अंतः स्तर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंतः स्तर भी कहते हैं, या इसी को फाइब्रस लेयर भी कहा जाता था। तो इसमें क्या होते हैं कि इसका जो एंडोथीसियम लेयर होती है, ये कुछ स्थानों पर जहाँ से डेhiscence होना होता है वहाँ पर इनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो देखेंगे, और जो एंडोथीसियम है ये तो आपने जान लिया कि उनका उस स्थान पर विकास नहीं होता है। लेकिन जो ये डेhiscence होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा ये डेhiscence होते हैं। दूसरा आपका होता है टर्मिनल स्लिट्स के द्वारा, या पोर के द्वारा, छिद्र के द्वारा ये डेhiscence होते हैं, या फिर ट्रांसवर्स स्लिट्स के द्वारा इनका डेhiscence होता है। तो देखेंगे, जो अब ये एंडोथीसियम लेयर बची है, इनमें धीरे धीरे जब मेच्योर होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे क्या होता है? समाप्त है ना, यानी लेयर जो है ये सूखने लगती है, एंडोथीसियम लेयर सूखने लगती है। जब ये सूखेंगी तो क्या होगी? जो इनकी बाहरी वाल होती है सेल्स की, वो फटने लगती है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। और जब ये सिकुड़ती हैं तो उस स्थान से, यानी स्टोमियम जिसे रंध्रक कहा जाता था, उस स्थान से ये फट जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे, जैसे आपको हम ये फिगर आपको बताया था बना के, ये इस स्थान को क्या कहा गया था? स्टोमियम। इसी को हम क्या कहते थे? स्टोमियम कहते थे। तो यहाँ पर ये जो लेयर दिखाई गई थी ये तो एपिडर्मिस थी। ये कौन सी लेयर थी? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर थी? एंडोथीसियम लेयर थी। अब ये सिर्फ एंडोथीसियम लेयर बचती है। तो एंडोथीसियम जब इनका सूखने लगता है और ये फटने लगती हैं, यानी स्टोमियम के स्थान से ये फटना स्टार्ट करती हैं। तो वहाँ से जब ये फट जाती हैं तो जो इसमें माइक्रोस्पोर थे, इसके अंदर जो ये माइक्रोस्पोर थे, ये सारे क्या होने लगते हैं? बाहर। जब यहाँ से ये रप्चर होगी तो ये यहाँ से माइक्रोस्पोर क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। माइक्रोस्पोर बाहर, यानी इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये क्या हो जाएंगे? आउटसाइड। परागकण जो होते हैं वो बाहर आते हैं। बट लेकिन ये स्वतंत्र होने से पहले ही माइक्रोस्पोर का जो केंद्रक होता है, माइक्रोस्पोर का आप समझ लेते हैं, ये एक माइक्रोस्पोर अगर है तो इसका जो एक केंद्रक होता है, ये अंदर ही जब ये
कहाँ, एंथर के अंदर ही होता है, तभी ये क्या कर लेते हैं, डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा डिवीजन, समसूत्री विभाजन, यानी माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर होगा, इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस क्या करेगी, 1 से 2 न्यूक्लियस बना लेती है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा, और डिवाइड करने के बाद इसमें क्या बन जाएंगे, 2 केंद्रक। कितने केंद्रक, 2 केंद्रक बन जाते हैं। एक बड़ा सा होता है और एक छोटा सा होता है। जो बड़ा केंद्रक होता है उस केंद्रक को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस। जो ये बड़ा आपका न्यूक्लियस है इसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस इसी को हम कहते हैं। हिंदी में वेजिटेटिव को वर्धी केंद्रक क्या कहते हैं, वर्धी केंद्रक। और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है इसको हम नलिका केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिका केंद्रक हिंदी में। अब देखेंगे, ये तो जो बड़ा केंद्रक है उसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। बट जो ये छोटा केंद्रक होता है उस केंद्रक को हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये छोटा वाला जो केंद्रक होता है इसको हम जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस, अर्थात जनन केंद्रक। इसको क्या कहेंगे, जनन केंद्रक हिंदी में। तो हमने समझ लिया कि क्या होते हैं, ये जनन केंद्रक कहलाता है। लेकिन बाद में इसी जनन केंद्रक में क्या होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म, इसके चारों ओर कुछ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर एक सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये क्या होगी, एक सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे हम जनरेटिव सेल्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल्स। ये तो हमारी वही चीज है, क्या, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही है, और या इसी को हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। लेकिन जो हमारी जनरेटिव न्यूक्लियस होती है इसके चारों ओर कुछ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो करके एक सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसे हम जनरेटिव सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल्स कहेंगे, जनरेटिव सेल्स कहते हैं। अर्थात जनन कोशिका, क्या कहेंगे, जनन कोशिका। अब देखेंगे, इस अवस्था में जो आपका स्पोर पॉलन ग्रेन है वो इस अवस्था में, अर्थात इसमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, और एक जनरेटिव सेल्स होती है। इस अवस्था में ये एंथर से बाहर आते हैं। देखिए, अब इस अवस्था में बाहर आएगा, कहाँ से, एंथर से इस अवस्था में बाहर आएगा। तो ये हो गया आपका डेhiscence ऑफ एंथर। क्या हो गया, डेhiscence ऑफ एंथर। अब हमको क्या करना है, इस एंथर, जो डेhiscence ऑफ एंथर हो गया, जो पराग कण निकला है किससे, परागकोश से, एंथर से। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, परागकोश किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। देख लीजिए, अब हमको समझ लेना है कि पराग कण जो है वो क्या होता है, पराग कण किसे कहते हैं, देख लेते हैं। देखिए, पराग कण को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। इसी को हम माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन, क्या, पॉलन ग्रेन, या इसी को मेल गैमेटोफाइट, ये 3 नेम होते हैं। मेल गैमेटोफाइट को या फिर माइक्रोस्पोर हम कहते हैं, या पॉलन ग्रेन कहते हैं। हिंदी में माइक्रोस्पोर को हम लघु बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजांड।
और पॉलन ग्रेन को परागकण, क्या कहेंगे इसको, परागकण कहते हैं। और इसे हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। ये हिंदी नेम हो गया हमारा इन सब का। अब देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोर किसे कहते हैं, तो आप एक सिंपल सी भाषा में बताएंगे कि माइक्रोस्पोर इज अ मेल गैमेट। माइक्रोस्पोर इज अ मेल गैमेट। माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर आर पॉलन ग्रेन, आर पॉलन ग्रेन is a male gamete, male gamete क्या है, परागकण, परागकण नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक है। ये हम सिंपल सी भाषा में इसको बता सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि परागकण किसे कहते हैं, तो परागकण क्या होता है, नर युग्मक होता है, या फिर नर युग्मकोद्भिद का पहला सेल्स होता है, फर्स्ट सेल्स होती है किसकी, मेल गैमेटोफाइट की। अब देखेंगे पॉलन ग्रेन होता कैसा है। पॉलन ग्रेन की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, तो इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेंगे। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कैसा होता है। जो इनकी संरचना होती है पॉलन ग्रेन की, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना, परागकण की संरचना, ये हमारा मेन हेडिंग। अब इसमें ये क्या होती है, परागकण की संरचना, परागकण कैसा होता है, तो परागकण एक गोल संरचना, गोल या अंडाकार संरचना होती है। परागकण कैसा होगा, राउंड शेप्ड, राउंड शेप्ड आर ओवल शेप्ड, राउंड शेप्ड आर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। गोल, गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, जो एक कोश की होती है। जो कैसी होती है, सामान्यतः यूनिसेलुलर होती है। कैसी होगी, सामान्यतः यूनिसेलुलर। ये जो सामान्यतः कैसी होती है, सामान्यतः ये एक कोश की यूनिसेलुलर जिसे हम कहते हैं, एक कोश की, और हैप्लॉइड क्या होती है, हैप्लॉइड होती हैं, अर्थात n नंबर की होती हैं। कितनी होती हैं, हैप्लॉइड अर्थात n नंबर की ये होती है। अब देखेंगे, और पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें दो लेयर पाई जाती हैं। बाहर की लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्साइन, और अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं। देखेंगे जो हमारी ये संरचना है, एक हम स्ट्रक्चर बना देते हैं किसका, पॉलन ग्रेन का जो संरचना है वो ऐसे कुछ होती है। ये देखिए बाहर की लेयर क्यों क्या कहते हैं, एक्साइन, क्या कहेंगे, एक्साइन। इसको वाह्य चोल कहते हैं। क्या कहेंगे, वाह्य चोल, वाह्य अस्तर, वाह्य अस्तर कहते हैं। और अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटाइन, अंतःचोल। इसको क्या कहेंगे, अंतःचोल कहते हैं। अब देख लीजिए, एक्साइन और इंटाइन ये दो लेयर होती हैं, और जो एक्साइन लेयर होती है इसमें कुछ क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर, जनन छिद्र। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है,
जनन छिद्र कहते हैं। ये इतनी संरचनाएं होती हैं और ये आप जानते ही हैं पहले से ही, इसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल्स। क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल्स कहते हैं, जनरेटिव इसको सेल्स कहेंगे। ये होती है हमारी एक किसकी, एक परागकण की संरचना होती है। इस प्रकार से हमारी एक परागकण की संरचना होती है। देखिए परागकण जो होता है उसकी दो संरचना, दो लेयर होती हैं। बाहर की लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, जो कैसी होगी, हार्ड। जो एक्साइन लेयर होती है ये कैसी होती है, हार्ड होती है। कैसी होगी, हार्ड मीन्स कठोर, रफ, खुरदुरी, रफ होगी, कठोर होगी और खुरदुरी होगी, रफ होती है। और ये बनी किससे होती हैं, ये स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी होती है। स्पोरोपोलिन से बनी होती है। एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, से बनी होती है, जो इनको सुरक्षा प्रदान करता है कि ये आसानी से नष्ट ना हो जाए। जो पॉलन ग्रेन होता है वो आसानी से नष्ट ना होने पाए, ये इसीलिए जो स्पोरुलिन पदार्थ होता है इनको एक सुरक्षा प्रदान करता है। और जो अंदर की लेयर इंटाइन होती है ये कैसी होती है, ये सिंपल, सरल, ये सिंपल लेयर होती है, परमेबल मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ होती है। सिंपल होगी, स्मूथ होगी, चिकनी, कैसी होगी, चिकनी होगी। ये स्मूथ मतलब चिकना, ये कैसा होगा, चिकना होगा। और ये देखिए इस इंटाइन लेयर होती है, ये पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है ये कैसा होता है, राउंड शेप्ड और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें दो लेयर पाई जाती हैं। देखिए अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं, जो कैसे होती है, स्मूथ, चिकनी होती है, पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से बनी होती है। जबकि बाहर की लेयर जो होती है उसे एक्साइन कहते हैं, जो हार्ड, कठोर होती है, रफ होती है, खुरदुरी होती है और पोलेलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है, पोलेलिन नामक पदार्थ से बनी होती है, जो इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखेंगे जो पॉलन ट्यूब, एक संरचना इसमें आती है, इसको वेजिटेटिव को हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। और देखिए ये जो जर्म पोर है, जर्म पोर से ही ट्यूब न्यूक्लियस आगे जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाती हैं तो अब यहाँ क्या करती हैं, ये जर्म पोर से ही क्या करती हैं, बाहर आना। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो बाहर आना, जर्मिनेट करना प्रारंभ कर देती है। तो जो ये पॉलन ट्यूब बनती हैं उस पॉलन ट्यूब की खोज GBMAC, जो ये पॉलन ट्यूब बाद में पॉलन ट्यूब बनता है, इस पॉलन ट्यूब की खोज किसने की थी, JBMAC ने खोज की थी। इसकी 1824 ईस्वी में, इसकी खोज 1824 ईस्वी में, यानी 1824 को JBMAC ने पॉलन ट्यूब की खोज की थी। इसके बारे में पता लगाया था। तो आपने आज इस पार्ट में यानी अध्याय 2 जो हमारा पुष्पीय पाद में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स था, पार्ट 3 था। इसमें आपने माइक्रोस्पोर और डेhiscence के बारे में पढ़ लिया। तो इस प्रकार से जो आपका मेल पार्ट था फ्लावर का वो समाप्त हो गया। वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमने पढ़ क्या लिया है, क्या क्या चीज़, फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और उसके बाद में क्या क्या फ्लावर स्ट्रक्चर में संरचनाएं होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन होते हैं उनका डेhiscence कैसा होता है, और जो ये माइक्रोस्पोर बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनता है, इनकी संरचना कैसे होती है।
तो इतना चीज़ अब हमने पढ़ लिया है। अब आगे जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फीमेल पार्ट के बारे में। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।